जियोग्राफी लूसेंट का सेक्शन हम सबका चल रहा है ना। इसमें हम लोग ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किए हुए हैं। पीछे हम सबकी 8 क्लासेज हो चली हैं और आज जो हम सबकी क्लास होने वाली वो 9वीं क्लास है। और 9वीं क्लास में आज हम लोग जलमंडल स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी महाद्वीप हैं वो हमारी प्रीवियस 7 क्लासेज में वो फिनिश हो चली हैं। जितने भी महाद्वीप हैं सबके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्रुप डिस्कशन उसमें कर चुके हैं। अगर आप लोग ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से अगर उन महाद्वीपों के विषय में जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस प्लेलिस्ट खोल करके उसके बीच में जा करके आप वहाँ से उन सारे महाद्वीपों के विषय में जो चर्चा की गई उसे देख सकते हैं। और जलमंडल के विषय में अगर आप उत्सुक हैं तो आइए आज हमारे साथ जुड़िए हमारी क्लास में। आप सभी का स्वागत है। चलिए तो शुरुआत हम लोग करते हैं जलमंडल की। अगर हम बात करें जो जलमंडल है पूरे धरती पर जल कितने परसेंट है, पहले बात तो यही जान लेते हैं। 71% और स्थलखंड कितना है 29। 29 और 71 का रेशियो है ना। जो जलमंडल है वो 71% है और जो स्थलखंड है या स्थलमंडल है वो 29% है। अच्छा ठीक है, ये सब तो है ही। अच्छा जलमंडल में अगर हम आपसे पूछे कि महासागर किसे कहते हैं, जरा महासागर को आप लोग बता सकते हैं क्या होता है महासागर? जल का वह विस्तृत क्षेत्र जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, जिसकी कोई निश्चित सीमा ही ना हो, उसे क्या कहा जाता है? महासागर कहा जाता है। अच्छा ठीक है। अगर हम आपसे ऐसे बात करें कि महासागरों की औसत गहराई कितने मीटर की होती है? 3800 मीटर ना। 3800 मीटर इनकी जो औसत गहराई है। और अगर हम और कुछ अगर बात करते हैं इनकी औसत ऊंचाई कितना है? 840 मीटर है। जी औसत ऊंचाई का क्या मतलब आप लोग समझते हैं? स्थल नहीं, जैसे कि जो सतह होती है, स्थलीय सतह जो होती है समुद्र की नीचे की जो सतह होती है उसमें भी उच्चावच होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर समुद्र है या महासागर है तो उसका जो उसके नीचे की जो धरती है वो एकदम से समतल, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी ऊंची नीची ऐसी उसकी भी आकृति है, तो वो उसको उच्चावच बोला जाता है। तो वहाँ पर जो औसत ऊंचाई है वो 840 मीटर की है और जो औसत गहराई है पूरे महासागरों की वो क्या है? 3800 मीटर। तो ये चीज़ हम लोग जानते रहेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम आपसे बात करें समुद्र, थोड़ी सी समझ अभी हम विकसित कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि समुद्र क्या होते हैं, सागर क्या होते हैं, महासागर क्या होते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन पर भी चल रहे हैं। अगर हम आपसे बात करें कि समुद्र किसे कहते हैं? 3 तरफ जल से घिरा हुआ और एक तरफ वो महासागर से मिला होना चाहिए। जैसे अरब सागर है, अरब सागर है तो एक साइड में वो हिंद महासागर से मिला हुआ है ना। अगर हम दक्षिणी भाग में देखें, भारत के दक्षिण में देखें तो एक महासागर है जिसका नाम हिंद महासागर है और वैसे ही एक अरब सागर है। अरब सागर 3 तरफ जल से घिरा होने के साथ साथ वो हिंद महासागर से भी जुड़ा हुआ है। तो समुद्र की या सागर की तो यही परिभाषा हो जाती है कि ऐसा जलखंड जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ हो और एक तरफ वो किसी भी महासागर से मिला हुआ हो। अगर ऐसी कोई आकृति बनती है जल की तो वो क्या कहा जाता है? समुद्र या सागर उसको कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। खाड़ी क्या होता है? खाड़ी। अच्छा चलिए थोड़ा सा आप हमको समझ दीजिए ना। जैसे अगर हम आप लोगों से बात करें, एक खाड़ी होती है, इस खाड़ी को हम कहते हैं बे, एक बे कहते हैं। और इस तरह की जो खाड़ियाँ होती है उनमें जैसे बे आप बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी जिसे हम लोग कहते हैं, तो एक इसमें आ जाता है बे, एक कहा जाता है, एक खाड़ी को बे कहा जाता है, एक गल्फ कहा जाता है। खाड़ी उसका भी नाम है, हिंदी में अगर कहेंगे तो वो भी खाड़ी कहा जाएगा, लेकिन इंग्लिश में ये अलग होता है, गल्फ इसको कहा जाता है। जैसे अगर हम आप लोग एक मन्नार की खाड़ी का नाम सुने हैं, मन्नार की खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी तो उसको बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, उसको गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है। मन्नार की जो खाड़ी है उसको गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम लोग जरा समझ लेते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार, पहले इसकी थोड़ा सा हम लोग समझ इसमें विकसित करते हैं ना, थोड़ा सा देखें कि कैसे क्या कुछ होता है। खाड़ी जो बे कही जाती है वो बंगाल की खाड़ी जैसे है। एक ऐसी खाड़ी है जिसे मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। मन्नार की खाड़ी को बे ऑफ मन्नार नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है गल्फ ऑफ मन्नार। तो ऐसा क्या कुछ है जरा ये देख लेते हैं। अगर हम एक खाड़ी जिसे बे कहा जाता है ना, इसको अगर हम लोग समझे तो ऐसी जो खाड़ियाँ होती हैं वो दो तरफ सतह से ये जुड़ी हुई होती हैं, स्थल से जुड़ी होती हैं। दो तरफ ये
स्थल से जुड़ी हुई होती हैं और एक तरफ ये जल से जुड़े हुए होते हैं। दो तरफ ये स्थल से अटैच्ड रहते हैं और एक तरफ जो होता है वो किसी सागर या समुद्र वगैरह से मिले रहते हैं, और एक तरफ समुद्र या सागर से ये मिले रहते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषता होती है जिसे बे कहा जाता है। बातें समझ में आ रही है? जिसे हम बे कहेंगे, यानी ऐसी खाड़ी जिसे बे ऑफ बंगाल, जिसे बंगाल की खाड़ी है, तो इसमें क्या होगा कि वो दो तरफ स्थल से अटैच्ड होगा वो, और एक तरफ वो किसी सागर से या समुद्र से जाकर के मिली हुई, तो उसको बे कहा जाता है। बट अगर हम गल्फ देखें तो गल्फ समुद्र का एक ऐसा भाग है कि वहां का पानी आकर के जब स्थल मार्ग में घुस जाता है, गल्फ उसे कहा जाता है कि जब किसी समुद्र या सागर का पानी जो है वो स्थल खंड में आकर के प्रवेश कर जाता है और उसका मार्ग आगे से अवरोध हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका अरब सागर है। अगर हम यहाँ अरब सागर से देखें कि अरब सागर का जो कुछ पानी है, बहुत तेजी से इसमें उफान आया है, ज्वार भाटा इसमें आया हुआ है, सुनामी आई हुई है, ऐसे में हो क्या गया है कि अरब सागर से पानी कुछ इधर स्थल खंड में आ गया है, पानी इधर आ गया है, और एट द लास्ट में हुआ क्या कि यहाँ पर ऐसा कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाता है कि ये जो पानी उधर अरब सागर से आया हुआ है ये इधर फिर से वापस नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे में एक खाड़ी का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो जो इस तरह की खाड़ी का निर्माण होता है इसे कहा जाता है गल्फ। बात समझ पा रहे हैं? अभी नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे हम इधर अरब सागर मान लिए, तो जो गल्फ होता है ना, वो किसी समुद्र या सागर का जो पानी है वो स्थल मार्ग में जब प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करने के बाद फिर से वो अरब सागर की तरफ या किसी समुद्र की तरफ जा नहीं पाता है, यानी यहीं पर रुक जाता है। कोई अवरोध अगर यहाँ पर आ जाता है तो इस तरह की जो खाड़ी का निर्माण यहाँ पर होता है ना, उस खाड़ी को ही कहा जाता है गल्फ। और जो ये बे जिस खाड़ी को कहा जाता है उसमें क्या होता है कि वो दो तरफ स्थल से जुड़े हुए होते हैं और एक तरफ किसी सागर से मिले हुए होते हैं। ये तो बड़ा आसान है समझना। बस इसमें थोड़ा सा जिससे गल्फ कहा जाता है उसमें क्या होता है, सागर या समुद्र का पानी स्थल खंड में आ जाता है, प्रवेश कर जाता है, लेकिन फिर से वापस नहीं जा पाता है। तो ऐसे जिस खाड़ी का निर्माण हो जाता है उसे कहा जाता है गल्फ। बात समझ रहे हैं ना? तो गल्फ ऑफ मन्नार, यानी मन्नार की जो खाड़ी है वो गल्फ उसे कहा जाएगा, और जो बंगाल की खाड़ी है उसे क्या कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल उसको कहा जाता है। बात शायद आप लोग समझ पाए होंगे। हाँ, लेकिन जो सभी पढ़े थे उसमें दिया है कि दो तरफ स्थल और एक तरफ टापुओं का समूह और एक तरफ सागर। हाँ, टापुओं का समूह भी एक साइड में है, उसे कोई बहुत बेटर नहीं है। स्थल से जुड़ा हुआ हो, टापू को भी आप स्थल मान सकते हैं। चलिए अगर आगे हम लोग चलें तो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछें कि महासागरीय जल का तापमान लगभग किस डिग्री से किस डिग्री के बीच रहता है? 5 से 33 डिग्री के बीच में रहता है ना। 5 डिग्री से लेकर के 33 डिग्री के बीच जो भी सागर है या महासागर है उनके जल का तापमान रहता है। ठीक है, अगर हम आपसे और कुछ अगर पूछें, जैसे महासागरीय जल की सतह का दैनिक तापांतर कितना होता है? 98। दैनिक तापांतर कितना होता है? वो होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, दैनिक तापांतर का मतलब आप लोग समझते हैं? तापांतर क्या होता है? तापांतर बना ही है ताप प्लस अंतर से। ताप में जो अंतर आ जाता है उसी को कहा जाता है तापांतर। जैसे कि रात में तापमान कुछ कम होता है, दिन में तापमान कुछ ज़्यादा हो जाता है, धूप वगैरह की कारण ना, धूप के कारण दिन में तापमान कुछ ज़्यादा हो जाता है, रात में हो जाता है कुछ कम। लेकिन जो महासागर है, महासागरों में ये दैनिक तापांतर नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। वहाँ पर जो तापांतर होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रह जाता है, यानी कि तापमान वहाँ का हमेशा सेम रहता है। इस तरह से आप लोग भी देखे होंगे ना कि जैसे जो समुद्रों या सागरों के आसपास के जो एरिया है वहाँ के तापमान लगभग समान रहते हैं। जैसे अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसा कुछ है। तो तापांतर वहाँ का कम होता है, इसीलिए वहाँ पर जो तापमान है वो लगभग एक समान हमेशा बना रहता है। चलिए आगे देखा जाए। अगर ऐसे भी अगर हम लोग बात करें तो महासागरों का जल जो है उसका सबसे ज़्यादा तापमान किस महीने में होता है? अगस्त में। और सबसे कम तापमान किस महीने में होता है? फरवरी में होता है। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा होता है जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इनमें भी तापांतर में अंतर होता है, इनके ताप में भी अंतर होता है।
तो किस गोलार्ध में ज्यादा तापांतर पाया जाता है और किस गोलार्ध में कम तापांतर पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा तापांतर पाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में कम तापांतर पाया जाता है। अच्छा, इसका रीजन क्या है? जल की अधिकता जहां पर होगी वहां पर जो तापांतर है वो कम होगा, और जहां जल की कमी होगी वहां पर तापांतर ज्यादा होगा। आप लोग फर्स्ट लाइन में यहाँ पर पढ़े हुए भी होंगे कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर जल ज्यादा है, लगभग 80% जली है वो, और अगर उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 60% यहाँ पर जल पाया जाता है ना। तो 80% जल ज्यादा है, 60% उससे कम है, तो जो तापांतर होगा ये वो दक्षिणी गोलार्ध में कम पाया जाएगा और उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पाया जाएगा। चलिए ठीक है। सबसे गहरा गर्त का नाम क्या है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त किस में है, किस महासागर में है? अच्छा हाँ, चलिए 2-3 गर्त हम लोग जानते रहेंगे ना। जैसे दुनिया का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। अगर हम आपसे बात करें दुनिया का दूसरा सबसे गहरा गर्त कौन सा है, उसका नाम क्या है? मिंडनाओ। मिंडनाओ जो गर्त है ये दुनिया का दूसरा सबसे गहरा गर्त है। मिंडनाओ गर्त किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर में ही है। चलिए ठीक है, जानते रहेंगे। अच्छा, अगर हम आप लोगों से ऐसे बात करें कि दुनिया में, पूरी दुनिया में अभी तक कितने गर्त खोजे गए हैं? 57 गर्त खोजे गए हैं ना। तो वो सभी गर्त क्या एक ही महासागर में है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो किस महासागर में कितने गर्त पाए जाते हैं, जरा कुछ बताएंगे? प्रशांत महासागर में 32 महासागर पाए जाते हैं, और हिंद में 19, नहीं अटलांटिक में 19 और 6 हिंद महासागर में। हाँ हाँ, तो ये चीज हम लोग जरा क्लियर कर लेते हैं ना कि टोटल जो गर्त पाए गए हैं अभी तक वर्ल्ड में वो 57 पाए गए, उनकी संख्या कुल 57 है। और अगर हम बात करें प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर में कुल 32 गर्त हैं, और अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें, अटलांटिक महासागर में कुल 19 गर्त हैं, और हिंद महासागर में है कुल 6। अच्छा, इसको जरा हम देख भी लेते हैं ना। अगर गर्त की अगर हम बात करें तो ये जो गर्त है, गर्त की टोटल संख्या कितनी है? यह है टोटल 57। और अगर हम बात करें इसमें जो प्रशांत क्षेत्र में जो पाया जाता है, यानी प्रशांत महासागर में पाया जाता है, इनकी कुल संख्या कितनी है? 32 है। और अगर हम बात करें एक है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, तो अटलांटिक में कितने हैं? 19 है। बाकी जो रिमेनिंग है वो सब के सब हिंद महासागर में है, और हिंद महासागर में कितनी हो जाएगी? 6 संख्या इनकी हो जाती है। तो ये चीज हम लोग कुछ थोड़ा बहुत जानते रहेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगर हम आपसे ऐसे कुछ बात करें, समान खारेपन वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाएगी रेखा को क्या कहते हैं? समलवण रेखा। समलवण रेखा, उसको और इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। हमारे एक मित्र हैं, वो एक एग्जाम देने गए थे ना, तो उसमें जो ऑप्शन दिया गया था उस ऑप्शन में समलवण नाम ही नहीं था। समान खारेपन वाले जल समूह को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसमें जो आइसोहेलाइन, इसका इंग्लिश है ना, इंग्लिश को हिंदी में ही आइसोहेलाइन लिखा था, ऐसे आइसोहेलाइन ऐसा लिखा गया था। अब जरा तो ये भी आपको जानना पड़ेगा ना। हाँ, उसमें समलवण रेखा न लिख करके आइसोहेलाइन को हिंदी में लिखा था। तो आप ये भी जानते रहेंगे कि आइसोहेलाइन जो है वो समलवण रेखा को कहा जाता है। समान खारे पानी जल को जब मिलाता है तो उसको समलवण रेखा कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगर हम आपसे बात करें उत्तरी अक्षांश में किस डिग्री से किस डिग्री के बीच लवणता ज्यादा पाई जाती है? 20 से 40 डिग्री। और अगर हम दक्षिणी अक्षांश में अगर बात करें तो उसमें 10 से 30। हाँ, ये हम लोग जानते रहेंगे। अगर उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो उसमें 20 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य लवणता अधिक पाई जाती है। और अगर दक्षिणी अक्षांश में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच ज्यादा लवणता पाई जाती है। चलिए, दुनिया में सबसे अधिक लवणता वाली झील का नाम क्या है? वान झील। ये वान झील कहाँ पर है? तुर्की में है। तुर्की में है वान झील, जो दुनिया की सबसे अधिक लवणता वाली है। इसका लवणता परसेंट कितना है? 330% यहाँ पर लवणता पाई जाती है। यस, ठीक है। अच्छा, किस सागर की लवणता सबसे ज्यादा है? किस समुद्र की लवणता सबसे ज्यादा है? वो महासागर है, हम समुद्र या सागर पूछ रहे हैं।
ना ना ना, भूमध्य सागर की लवणता, भूमध्य सागर की लवणता सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसको जरा हम लोग समझते हैं, इसको लिख के या रट करके आप नहीं देखेंगे, इसको जरा ऐसे समझते हैं ना। जो भूमध्य सागर है उसकी लवणता सर्वाधिक क्यों होती है, तो अगर हम इसको ऐसे देख लें कि अगर ऐसे मान लेते हैं कि अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी में जो भूमध्य रेखा होगी वो यहीं कहीं है, उसके मध्य में होगी। अच्छा, जो अगर ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें ज्यादा तेजी के साथ पड़ती है ना, सीधे यहाँ पर पड़ती हैं। अगर सीधे यहाँ पड़ती हैं तो जो भी भूमध्य सागर होगा, यहाँ पर अगर किरणें सीधी पड़ रही हैं तो यहाँ पर वाष्पीकरण तेजी के साथ होगा, वाष्पीकरण तेजी के साथ होगा। वाष्पीकरण जब तेजी के साथ होता है तो वाष्पीकरण में जल उड़ता है कि नमक उड़ता है? जल उड़ता है। तो भूमध्य सागर का जल जो है वह तेजी के साथ वाष्पित हो जाता है, इसका वाष्पीकरण तेजी के साथ ज्यादा हो जाता है, जबकि उसका जो खारापन होता है उसमें जो लवणता होती है वो वही की वही रह जाती है। इसीलिए भूमध्य सागर की लवणता सबसे ज्यादा होती है। बात कुछ स्पष्ट हुई कि यहाँ पर तापमान जो होता है वो ज्यादा होता है, यहाँ भूमध्य सागर का जो वाष्पीकरण है वो तेजी के साथ हो जाएगा। जब तेजी के साथ होगा तो जल उड़ जाएगा, लवणता वहीं बची रहेगी, तो उसकी लवणता ज्यादा होती है। चलिए आगे हम लोग देखें। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ, किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। किस द्वीप के पास है ये? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड है ना, क्वींसलैंड के पास में ही है ग्रेट बैरियर रीफ, ये हम लोग जानते रहेंगे। चलिए अगर हम आपसे ऐसे बात करें कि जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है? लगभग में आप लोग बताएंगे, एग्जैक्ट उसकी डिजिट हमको नहीं चाहिए। 16,57,23,740 है वर्ग किलोमीटर। ठीक, बढ़िया है। तो इसे हम ऐसे ना कि लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है प्रशांत महासागर। चलिए ठीक है। और अगर हम बात करें जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर 7 करोड़ नहीं है, 8 करोड़। अच्छा, पहले तो अभी हम लोग महासागर पढ़ रहे हैं तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं ना कि दुनिया में कुल कितने महासागर हैं? 4 महासागर हैं। उनके नाम हम सबको पता होने चाहिए। चारों महासागर कौन कौन से हैं? अभी तुम लोग चुप रहो, हम एक लोग सभी बतिया लेते हैं ना। हम किससे बात करते हैं जरा? हाँ तुम जरा बताओ। ए लड़की, तुम अपना मुंह इधर करो। हाँ तुम इधर बोलो। प्रशांत, हाँ, अटलांटिक, हिंद और चौथा क्या नाम है? तुम बोलना नहीं, हम पूछते जिससे हम मुंह उसके बगल वाले का देखते हैं। हाँ, इसलिए सावधान रहे, जो बताए उसको बताने दीजिए, बगल वाले सावधान रहे। ये चीज है ना कि थोड़ा सा पढ़ करके है ना, ज्यादा सही रहेगा। बताए, कोई बताए? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और एक आर्कटिक महासागर है ना। ये कुल 4 महासागर है हम सबके पास में। इसमें जो सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। ये सबसे छोट है ना, छोटा है ये। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। ये चीज हम लोग जानते रहेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर का एरिया कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर ना, 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। चलिए ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है ना कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी आकृति यस? यही है। अच्छा, अटलांटिक महासागर ही है जिसकी आकृति वर्णमाला के यस अक्षर की तरह है ना। अच्छा, और हम अगर बात आपसे करें कि जो प्रशांत महासागर है उसकी आकृति कैसी है? वो त्रिभुजाकार है ना। ठीक, जानते रहेंगे। किस महासागर की तटीय सीमा सबसे ज्यादा है? किस महासागर की तटीय सीमा सबसे ज्यादा है? अटलांटिक महासागर की जो तटीय सीमा है वो कटी फटी है और इसकी जो तटीय सीमा है वो सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों है ना कि ये स्थल खंड से ज्यादा मिला हुआ है। अच्छा, अगर हम आपसे ऐसे कुछ बात करें कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसके तट पर सबसे ज्यादा बंदरगाह हैं, वो अटलांटिक महासागर ही है। जिसकी तटीय सीमा सबसे ज्यादा होगी वहां पर सबसे ज्यादा बंदरगाह भी होंगे। जो प्रशांत महासागर है वो जल से ही मिला हुआ है।
वो स्थल खंड से बहुत कम मिला हुआ है, लेकिन जो अटलांटिक महासागर है ये स्थल खंड से ज़्यादा मिला हुआ है प्रशांत महासागर की अपेक्षा में। और तो और जानते हैं ना कि जो अटलांटिक महासागर है ये प्रशांत महासागर को मिला दिया जाए और हिंद महासागर की मिला दिया जाए, इनकी टोटल तटीय सीमा को अगर देख लिया जाए तो फिर भी अटलांटिक से कम ही है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? प्रशांत महासागर की तटीय सीमा और हिंद महासागर की तटीय सीमा को अगर दोनों को एक में कर दिया जाए तब भी वो अटलांटिक महासागर की तटीय सीमा से कम ही है। यानी कि अटलांटिक महासागर की जो तटीय सीमा है वो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की संयुक्त तटीय सीमा से अधिक है। चलिए आगे देखते हैं। हिंद महासागर का कुल क्षेत्रफल कितना है? 7.5 हाँ, लगभग 7.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम आपसे बात करें कि हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम क्या है? हिंद महासागर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा द्वीप, ऑप्शन दीजिए सर। ऑप्शन ले लो। मेडागास्कर, ये है ना। हाँ, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है ना कि डियागो गार्सिया नामक द्वीप किस महासागर में पाया जाता है? डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में पाया जाता है? नहीं, हिंद महासागर में पाया जाता है। डियागो गार्सिया और मेडागास्कर ये दो के दोनों हिंद महासागर में ही पाए जाएंगे। चलिए ठीक है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। अगर हम आपसे बात करें कि सेलीबीज सागर किस महासागर के पास है या किस महासागर में है? सेलीबीज सागर आर्कटिक महासागर में ही है या सेलीबीज सागर? तो चलिए ठीक है, आज आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा लगा है। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे ना महासागरी जल धाराएं, वो हम करते हैं अगले दिन, अगले वीडियो में इसको कर लेते हैं। ठीक है, उसे आप लोग अच्छे से पढ़ करके आए। महासागरी जल धाराएं बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट वो टॉपिक हम सबका होगा। काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से पुटअप होता है। गर्म जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं, और किसी जल धारा का नाम आपको दे देगा और पूछ लेता है ये गर्म जल धारा है या फिर ठंडी जल धारा है या किस महासागर की जल धारा, ऐसा कुछ करके वहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो हम लोग जल धाराएं पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करते हैं। धन्यवाद। इसको बंद कर दीजिए।